हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 के प्रश्नों को हल करेंगे। वैसे आपकी बुक में लिखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, इसलिए आपकी बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक या एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे मान लिया कि अनी की आयु x वर्ष है तथा बीजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने कह दिया कि अनी की आयु कितनी है, x वर्ष है, और बीजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनी के जो पिता हैं धर्म, उनकी उम्र अनी की दुगनी है। तो अगर अनी x वर्ष का है तो उसके पिता क्या होंगे, इसके दुगनी उम्र के, यानी 2x वर्ष। तो यहाँ से बोलेंगे और अनी के पिता धर्म की आयु कितनी होगी, 2x वर्ष। भाई अगर धर्म की आयु अनी की आयु से दुगनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अनी 20 वर्ष का है तो उसके पिता क्या होंगे, 40 वर्ष के। तो अगर अनी x वर्ष का है तो उसके पिता क्या होंगे, 2x वर्ष के। दुगनी उम्र का मतलब क्या, 2 से गुणा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दुगनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कैथी 15 वर्ष की है तो बीजू क्या होगा, 15 दूना 30 वर्ष का। दुगनी का मतलब क्या होता है, 2 से गुणा। अगर कैथी 20 वर्ष की है तो बीजू क्या होगा, 20 दूना 40 वर्ष का। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बीजू 30 वर्ष का है तो उसकी बहन क्या होगी, उसकी आधी उम्र की, यानी 15 वर्ष की। अगर बीजू 40 वर्ष का है तो उसकी बहन क्या होगी, उसकी आधी 20 वर्ष की। तो यहाँ से देखो, आपने कहा है कि बीजू की आयु y वर्ष है, तो कैथी की आयु कितनी होगी, y/2 वर्ष, इसकी आधी। तो यहाँ से बोलोगे तथा कैथी की आयु, समझ गए इस बात को भाई, अगर बीजू की आयु कैथी की आयु से दुगनी है तो कैथी की आयु बीजू की आयु की आधी होगी। ठीक है, तो अगर बीजू की आयु y वर्ष है तो कैथी की कितनी होगी, y/2 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर सिर्फ हमको बताया है कि अनी और बीजू की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है और कुछ नहीं कहा, जबकि यहाँ पर कहना चाहिए था कि अनी और बीजू में से कौन बड़ा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अनी बड़ा हो बीजू छोटा हो, या ऐसा हो सकता है कि बीजू बड़ा हो अनी छोटा हो। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगे। आप बोलोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, पहला कंडीशन बनेगा यदि अनी बड़ा और बीजू छोटा हो, तब। अगर अनी की उम्र ज़्यादा है और बीजू की उम्र कम है, तब इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो आप इसे लिखोगे x - y बराबर कितना, 3। देख लो, अनी की आयु कितनी है, x वर्ष, और बीजू की आयु कितनी है, y वर्ष। तो जो बड़ा है उसी में से छोटे वाले को घटाओगे ना, तो अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब हम इन दोनों की आयु को घटाएंगे, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। इसलिए यहाँ पर हो गया x - y बराबर कितना, 3। ये हो गया आपका पहला समीकरण। बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि बीजू बड़ा
और अनि छोटा हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। जब उसने हमसे ये नहीं कहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। एक बार अनि बड़ा होगा बीजू छोटा होगा, और दूसरी बार बीजू बड़ा होगा और अनि छोटा होगा। तब क्या होगा, तब y में से हम x को घटाएंगे और इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आई? ठीक है। आगे कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। देखो, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैथी की उम्र ज़्यादा होगी या धर्म की उम्र ज़्यादा होगी। धर्म पिता है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा उम्र का होगा। तो आप लिखोगे, और देखो धर्म की आयु कितनी है 2x, तो ये हो गया 2x माइनस कैथी की आयु कितनी है y/2, और इन दोनों का अंतर कितना है 30, तो ये हो गया 30। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस y/2 बराबर कितना 30। 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू कितना 60। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न के 2 आंसर आएंगे। एक बार आप समीकरण 1 और 3 को हल करोगे तब आपको x और y के मान मिलेंगे, और एक बार आप समीकरण 2 और 3 को हल करोगे तब आपको x और y मतलब अनि और बीजू की उम्र मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि अनि बड़ा और बीजू छोटा है। जब अनि बड़ा होगा और बीजू छोटा होगा तब दूसरा आंसर आएगा, और जब बीजू बड़ा होगा और अनि छोटा होगा तब दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आपको 2 आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3, और समीकरण 3 क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, मैं यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है, तो गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, आप सीधा सीधा घटा दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी y का चिन्ह माइनस है, इसमें भी y का चिन्ह माइनस है। जब समान चिन्ह होता है तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x में से 4x निकलेगा तो माइनस 3x आएगा। ठीक है, और देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, ये 60 है, 60 में से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस 57 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 3 से काटोगे तो 19 आएगा। यहाँ से आपको x का मान मिला है 19। ठीक है, x का मान मिल गया है। अब आप y का मान निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 19। 19 में से 3 निकलेगा तो कितना आएगा माइनस 16 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपको यहाँ से मिल गया y बराबर कितना 16। ठीक, यहाँ पर आपको x बराबर 19 और y बराबर 16 मिला है। मतलब ये अनि की आयु है और ये बीजू की आयु है। कब? जब अनि बड़ा और बीजू छोटा हो। और आप देख भी सकते हैं x का मान y के मान से ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन के अनुसार आपका आंसर आ गया है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही है कि यदि बीजू बड़ा और अनि छोटा हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। बोलेंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 कितना है y माइनस एक्स इक्वल टू कितना 3, और समीकरण 3 कितना है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। एक काम करते हैं, इस x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। x के नीचे y है, y के नीचे x है, x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस एक्स और प्लस y। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। ठीक है, अब देखो सिंपल, यहाँ पर देखो y का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आप जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। माइनस एक्स है प्लस 4x है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3x इक्वल टू ये हो गया 63, और 3 से काट दो 21 आएगा। तो x का मान आ गया कितना 21। ठीक है,
x का मान 21 मिला है, आप समीकरण 2 में रख दीजिए। आप बोलेंगे समीकरण 2 से y माइनस x की जगह पर 21 हो गया बराबर 3, तो यहाँ से मिल जाएगा y बराबर कितना 24। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला है x बराबर 21 और y बराबर 24। ये है अनी की आयु और ये है बीजू की आयु। कब? जब बीजू बड़ा और अनी छोटा है, और आप देख भी सकते हैं कि x का मान y के मान से कम आया है, ठीक है। तो इस प्रश्न के 2 आंसर थे। पहली वाली कंडीशन के अनुसार x बराबर कितना आया था 19 और y बराबर कितना आया था 16, और दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आया था x इक्वल टू 21 y इक्वल टू 24, ठीक है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे मान लिया कि पहले मित्र के पास x रुपया तथा संपत्ति का मतलब रुपया पैसा ही होता है, तो आप रुपया मान सकते हैं। मान लिया कि पहले मित्र के पास x रुपया तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है, ठीक है। पहले मित्र के पास x रुपया और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। चलो ठीक है, तो कह देते हैं कि ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, ठीक है। पहले मित्र के पास कुल कितना रुपया है x रुपया और दूसरे मित्र के पास y रुपया, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। तो ये पहला वाला मित्र दूसरे वाले मित्र से 100 रुपया मांग रहा है। तो अगर दूसरा वाला मित्र इसको 100 रुपया दे देगा तो इसके पास कुल कितना हो जाएगा x प्लस 100। भाई x पहले था, 100 और दे दिया, ठीक है। लेकिन इसने 100 दे दिया है तो इसके पास 100 की कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। अब यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? पहला मित्र कह रहा है। तो अगर पहले मित्र को इसने 100 रुपया दे दिया तो अब तो ये दुगना धनी हो गया है। तो अगर हम इन्हें बराबर दिखाना चाहें तो 2 से गुणा किस में करें? भाई ये तो पहले से दुगना हो गया है, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे वाले मित्र में 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? अब इसे हल कर लेते हैं। आप इसे हल करेंगे तो मिलेगा x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। 2 से गुणा हो जाएगा। इस 2y को इधर भेज दो, 100 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू कितना? माइनस 300। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पहला केस। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये है पहला मित्र और ये है दूसरा मित्र, ठीक है। अब क्या होगा? दूसरे वाले के पास कितना था? y, पहले वाले के पास कितना था? x। दूसरा वाला पहले वाले से कहता है कि आप मुझे 10 रुपया दे दो। तो इसने क्या किया? इसने इसको 10 दे दिया। तो पहले इसके पास y था, अब y प्लस 10 हो गया, और इसने 10 दे दिया है तो x माइनस 10 इसके पास रह जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। जैसे ही इसने इसको 10 दिया, ये तो 6 गुना धनी हो गया। तो अगर हम इन्हें बराबर दिखाना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, तभी तो बराबर होंगे। भाई ये तो 10 रुपया पाते ही 6 गुना धनी बन गया।
तो बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x - 60 = y + 10। y को उधर ले आओ तो हो जाएगा 6x - y = -60, उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, और 10 पहले से है तो ये हो गया 70। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, हमें x और y का मान मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल पाएगा कि पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 क्या है, x - 2y = -300, और समीकरण 2 कितना है, 6x - y = 70। ठीक है, देखो दोनों समीकरणों को हल करना है तो आपके पास तीनों विधियां हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे वज्रगुणन लगाओ। ठीक है, विलोपन से हल करते हैं। विलोपन से हल करने के लिए आपको x या y के मान को गायब करना होगा, तो y के मान को गायब कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें y का गुणांक 2 है और इसमें y का गुणांक 1 है। अगर मुझे यहाँ y का गुणांक 2 करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करोगे तो अगर इसमें 2 से गुणा हुआ तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर -2y हो जाएगा, और ये 7 दूना 14 140 हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने इस समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया है, तो इसमें 2 से गुणा होगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करना है, सिंपल है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मतलब जब समान चिन्ह होता है तो हम लोग घटा लेते हैं, तो घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर -12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ये माइनस लग गया तो ये -12 में से एक x निकल गया तो -11। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस था, ये माइनस लग गया तो ये भी माइनस हो गया। 300 में 140 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 440। ये तो आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 440 कटेगा तो कितना आएगा, 40। x का मान मिल गया कितना, 40 रुपया। ठीक है, ये पहले मित्र की संपत्ति है, पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, 40 रुपये। ठीक है, अब x का मान मिल गया, y का मान निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। चलो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से 6x की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस कितना, y = कितना, 70। 6 चौक 24 यानी 240 माइनस y = 70। ये 240 उधर जाएगा तो 70 - 240 हो जाएगा। यहाँ से माइनस y = कितना मिलेगा, -170। 240 में से 70 निकाल दो, कितना बचेगा, 170। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल गया y = 170 रुपीज़। तो ये मिल गया हमें y का मान, मतलब दूसरे मित्र के पास कितने रुपए हैं, 170 रुपये। ठीक है, तो पहले मित्र के पास संपत्ति है 40 रुपये की और दूसरे मित्र के पास संपत्ति है 170 रुपये। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती होती तो उसे 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि दूरी बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे चाल गुणे समय, यही तो होगा। तो अगर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमें, तो हमें उसकी चाल निकालनी होगी और उसको कितना समय लगा पहुंचने में, ये निकालना होगा। अगर हमें चाल और समय मिल जाए तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा चाल और समय निकालना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले बोलोगे मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है,
x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसे मतलब रेलगाड़ी को, उसे पहुंचने में लगा समय कितना होगा, y घंटा मान लो, ठीक है। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे पहुंचने में समय कितना लगता है, y घंटा, ठीक है। तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया, y। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, x इंटू वाई किलोमीटर। बात समझ में आई भाई। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा आपने मान रखा है, उसे समय कितना लगा, y घंटा, ये भी आपने मान रखा है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, xy किलोमीटर। बात समझ में आई। हमें क्या करना, हमें x और y का मान निकालना है, यहीं पर ला के रख देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, हमें दूरी मिल जाएगी, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। देखो पहला कंडीशन क्या है, पहली स्थिति, पहली स्थिति क्या है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, उसको समय कितना लग रहा है, y। बात समझिएगा, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको x + 10 कर दिया जाए, तब इसको जो y घंटा लग रहा था ना, उसमें से 2 घंटा कम लगेगा। वही तो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो अगर उसको कुल y घंटे लग रहे हैं तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे। कब, जब उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। देखो ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है, ये समय है। भाई ये चाल ही तो है, x में आपने 10 जोड़ा, इसका मतलब क्या कि उसकी चाल आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो ये चाल ही रहेगी। y - 2 ये क्या है, समय है, 2 घंटा कम लग रहा है, तो ये चाल हो गया इंटू ये समय हो गया। और चाल गुणे समय होता क्या है, दूरी। और दूरी कितनी है, xy। भाई दूरी थोड़े ना बदलेगी, मुंबई से दिल्ली की दूरी तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, चाहे ट्रेन धीरे चले चाहे ट्रेन तेज चले। तो दूरी कितनी रहेगी, xy। इसे हल कर लेते हैं। x का पहले y में गुणा करोगे होगा xy, x का होगा -2 में गुणा तो होगा -2x, 10 का हो जाएगा गुणा 10y -10 दूना 20 बराबर कितना, xy। xy इधर भी है, xy इधर भी है, कैंसिल हो गया। आपको यहाँ से मिल गया -2x + 10y = 20। इस -20 को उधर ले गए, ठीक है। आप चाहो तो -2 कॉमन कर सकते हो, -2 कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा -5y। 2 कॉमन किया ना, 2 × 5 = 10 और -2 है तो यहाँ पर प्लस था, अब माइनस हो गया, = कितना, 20। 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से आपको पहला इक्वेशन मिला है x - 5y = कितना, -10। ठीक। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति देख लो। कह रहा है कि और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलती तो उसे 3 घंटे अधिक लगते। भाई जाहिर सी बात है, धीरे चलोगे समय ज़्यादा लगेगा, तेज़ चलोगे समय कम लगेगा। तो यहाँ पर हमने रेलगाड़ी को तेज़ भगाया तो 2 घंटा कम लगा। अब यहाँ पर रेलगाड़ी को धीरे चलाएंगे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आई। तो ये है रेलगाड़ी की चाल और ये है समय। अगर उसकी चाल हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो समय 3 घंटा ज़्यादा लगेगा भैया। और दूरी कितना तय करेगी, xy, दूरी तो वही रहेगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या होगा। x का y में गुणा हुआ तो xy हो गया, x का 3 में गुणा हुआ तो 3x हो गया, -10y -30 बराबर कितना, xy। ओके, xy से xy कैंसिल हो गया
और यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस 10y इक्वल माइनस 30 को उधर ले जाओगे तो प्लस 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x और y मतलब चाल और समय निकल आएगा, यहाँ पर ला के रख देंगे। ये चाल है, ये समय है, दोनों का गुणा करोगे तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों समीकरण को हल करना है। 3 विधियाँ आपके पास हैं, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे वज्रगुणन लगाओ या फिर विलोपन लगाओ। ठीक है, तो हल करते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 5y इक्वल टू कितना -10, और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x माइनस 10y इक्वल टू कितना 30। ठीक है, देखो अगर मैं विलोपन विधि लगाता हूँ तो समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है -5 और समीकरण 2 में कितना है -10। x का गुणांक इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो या तो मैं y के गुणांक को बराबर करूंगा या तो मैं x के गुणांक को बराबर करूंगा। तो चलो y के गुणांक को बराबर करता हूं। तो ये 5 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें 2 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा। तो कर देते हैं। जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा कितना 10 दूना 20। बात समझ में आई। आप यहाँ बोल दो, ऐसे किनारे बोल दो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया तो हमें ये समीकरण मिल गया। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, सिंपल सी बात है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम लोग घटाते हैं। यहाँ प्लस था, अब माइनस लग गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3x प्लस 2x माइनस x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, और ये पहले प्लस था माइनस हो गया तो -30 और -20 कितना हो जाएगा -50। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गए और x बराबर कितना मिला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमें मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, हमको y मतलब समय मिल जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x माइनस 5y इक्वल टू -10, यही तो था। x की प्लेस पर आपको 50 रखना है, रख दीजिए। 50 माइनस 5y इक्वल टू -10, तो हो जाएगा -5y इक्वल टू, देखो ये -10 है, ये 50 उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, और -50 -10 कितना हो गया -60। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से काटोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब y का मान मिला कितना 12 घंटे। तो ट्रेन को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर। तो आप बोलोगे अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी x इंटू वाई, मतलब 50 गुणे 12 मतलब 12 पंचे 60, यानी 600 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको समझना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बस समझना है आपको। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। ठीक है, देखो मैंने कहा कि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है और ये चौथी पंक्ति है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बच्चे हैं। ठीक है, 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने बच्चे हैं तो आपका जवाब होगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 4 गुणे 3 बराबर कितना, कुल 12 बच्चे होंगे। आपने क्या किया, आपने 4 का 3 में गुणा कर दिया, आपको आंसर मिल गया। आपने 4 का 3 में गुणा नहीं किया है, आपने क्या किया है, आपने पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियाँ थीं 4, तो आपने पंक्तियों की संख्या का और प्रत्येक पंक्ति में
बच्चों की संख्या का गुणा किया। देखो इस पंक्ति में कितने बच्चे, 3, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 3। तो आपने किया क्या, आपने पंक्तियों की संख्या का और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं उनका आपस में गुणा किया, तो आपको टोटल बच्चे मिल गए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, कितने लोग खड़े हैं, उनका आपस में जब आप गुणा करोगे तो टोटल बच्चों की संख्या, टोटल लोगों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब इसे करेंगे कैसे। आपको करना क्या है, आपको कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या निकालना होगा, आपको पंक्तियों की संख्या निकालनी होगी और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं ये पता करना होगा। अगर आप ये दोनों चीज़ पता कर ले गए तो आपस में गुणा कर दोगे तो बच्चों की संख्या तो निकल ही आएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं वो निकालना है। ठीक है, तो देखो आप बोलोगे मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी है, x है। हमने कह दिया कि प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं। ठीक है, तथा पंक्तियों की संख्या कितनी है, y है। हमने कहा कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या कितनी है, y है। ठीक है, तब कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या xy। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में विद्यार्थियों था, मैंने आप बच्चों लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्यार्थियों को बच्चों भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब कौन जाए मिटाने, ऐसे चलने दो। तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी थी, x, पंक्तियों की संख्या कितनी है, y, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, xy। ठीक है, अब प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, देखो ये पहला केस है, प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे, x, और वो कह रहा है कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाएं, x+3 हो जाएं, तब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 1 कम हो जाएगी। तो y है, y में से 1 निकल जाएगा। ये क्या है, ये प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या, ये क्या है, पंक्तियों की संख्या। तो जब बच्चों की संख्या का और पंक्तियों की संख्या का आपस में गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या निकल के आएगी। इसका मतलब ये x y के बराबर होगी। ये हो गई प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गई पंक्तियों की संख्या। जब आप आपस में गुणा करोगे तो विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी और कितनी है, x y है। बात आई समझ में। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x y, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +3y, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू कितना, xy। पहले इसका इन दोनों में गुणा कर दिया, फिर इसका इन दोनों में गुणा कर दिया, xy कैंसिल। अब ये हो जाएगा -x + 3y इक्वल टू कितना, 3। इस -3 को उधर ले जाओगे तो +3 हो जाएगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू कितना, 3, और यहाँ से ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू -3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये तो पहला केस था। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, x। कह रहा है कि अगर 3 कम हो जाएं, x - 3 हो जाएं, तब 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कुल पंक्तियां y थी, लेकिन अब 2 पंक्तियां और बन रही हैं, तो y + 2 इक्वल टू क्या, कुल बच्चों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। गुणा कर लो, xy + 2x - 3y - 6 इक्वल टू कितना, xy। xy से xy कैंसिल हो गया। ये देखो 2x - 3y -6 को उधर भेजोगे तो आपको मिल जाएगा 2x - 3y इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और लाकर यहाँ पर रख देंगे, तो हमें बच्चों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। देखो बोलोगे आप समीकरण
1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना? -3। और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर कितना? 6। ठीक है, देखो विलोपन विधि लगा रहे हैं, यहाँ भी -3y है, यहाँ भी -3y है, चिन्ह समान है तो घटाएंगे। ठीक, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगा तो ये +x, ये -2x, तो यहाँ पर बचेगा -x। और ये तो +3y -3y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर था +6, ये माइनस लगाया तो -6 और -3 यानी -9 हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल टू कितना? 9। ओके, तो x की वैल्यू मिल गई 9। अब इस x की वैल्यू को आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो चलिए बोलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की वैल्यू रखोगे 9 माइनस 3y इक्वल टू कितना? -3। इस 9 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा -3y इक्वल टू, देखो ये -3 है, 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो ये 9 3 12, -12 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 12 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मिली है 9 और y की वैल्यू मिली है 4। x क्या था? प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या, हर एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, कितने विद्यार्थी खड़े हैं? 9। और y क्या है? पंक्तियों की संख्या। कितनी पंक्तियाँ लगी हैं? 4। तो आप बोलोगे, यहाँ लिख देता हूँ, अतः विद्यार्थियों लिखें या बच्चों लिखें, दोनों सही है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 9 गुणे 4 मतलब कितना? 36। कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 36 विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।